चलिए जी, देखते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अच्छा ना, बिफोर यू स्टार्ट पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ एग्जैक्टली सेल ऑफ गुड्स एक्ट किससे डील करता है, कहाँ पर एप्लीकेबल है, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, अगर आप सोगा इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आप सोगा के अगर प्रोविजंस देखते हैं ना, तो ओरिजिनली जब पहली बार हम लोगों ने लॉ बनाया तो इट वाज अ पार्ट ऑफ आईसीए, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया? 1872 में। अच्छा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब आया? 1930 में। तो इनिशियली ये आईसीए का पार्ट था, लेकिन फिर क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस विद रिस्पेक्ट टू गुड्स, सेल के, परचेज के, ट्रांसफर के बहुत बढ़ने लगे, तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि इसके लिए एक सेपरेट लेजिस्लेशन की जरूरत है, और उस वक्त उन्होंने इसके लिए एक सेपरेट लेजिस्लेशन बनाया विच केम इन द फॉर्म ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अच्छा, कहाँ पर एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल टू द इंटायर नेशन एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो जेएनके को छोड़कर बाकी ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, सभी जगह लागू होता है ना। क्या कवर करता है? अच्छा, दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है। कौन सी? दो प्रॉपर्टीज कौन सी? हाँ, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। What is movable property? What is immovable property? Property which can move is movable, which cannot move is immovable. तो ये मूवेबल है, इमूवेबल है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। ये फोन मूवेबल है, इमूवेबल है? मूवेबल प्रॉपर्टी। क्यों? अच्छा, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। प्रोजेक्टर मूवेबल, इमूवेबल है? मूवेबल। कैमरा, बेंचेस, पोडियम मूवेबल। सीलिंग क्यों? एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है। वॉल, एसी, ट्री क्यों? ट्री मूवेबल है। ट्री इज मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ट्री कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एफसी रोड पे ट्रैफिक बहुत बढ़ गया, पेड़ को लगा यार कि बहुत डिस्टर्बेंस होता है आजकल, बहुत नॉइज होती जा रही है, तो एफसी रोड से उठा और जेम रोड पे जाके बस गया। ट्री इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी? नहीं, ट्री इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्री कैन नॉट मूव, ऑब्वियसली खुद से तो कैसे मूव करेगा, बट कोई उसे मूव कर दे तो हाँ मतलब क्या होता है? अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, मे बी मूवेबल प्रॉपर्टी, मे बी मूवेबल प्रॉपर्टी, कंफ्यूज्ड। हाँ, सुना, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मूवेबल प्रॉपर्टी कहीं डिफाइंड है? नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी कहीं डिफाइंड है? नहीं। जनरल क्लॉजेस एक्ट में ऑफ कोर्स इसका मीनिंग जरूर बताया कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन मूवेबल प्रॉपर्टी, व्हाट इज इंक्लूडेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, सी, एक जो बहुत बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ना मूवेबल और इमूवेबल के बीच में, जो आपको ध्यान रखना है, समझना है, प्रॉपर्टी विच कैन मूव इज मूवेबल, प्रॉपर्टी विच कैन नॉट मूव इज इमूवेबल, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट इन्फरेंस क्या है कि अगर आपने प्रॉपर्टी को मूव किया, राइट, अगर आपने प्रॉपर्टी को मूव किया और उस प्रॉपर्टी का नेचर बदल जाए, राइट, मतलब उसका जो यूज है आप उसको सेम वैसे यूज नहीं कर पा रहे हो जैसे आप उसे पहले यूज कर पाते थे, तो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर उसका लोकेशन, अगर उसके स्पेसिफिकेशंस चेंज करने के बाद भी उसके यूज पर कोई इफेक्ट ना आए, मतलब जितना इफेक्टिवली आप उसे पहले यूज कर सकते थे इतना इफेक्टिवली आप उसे बाद में भी यूज कर पा रहे हो, तो प्रॉपर्टी मूवेबल। अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉपर्टी इमूवेबल। जैसे अब फॉर एग्जांपल, अब मैं एसी सपोज यहाँ पे लगा हुआ है, चल रहा है, ठंडा कर रहा है सब कुछ, है ना, इसको आपने जाके किसी सामने वाले रूम में लगा दिया, है ना, सामने वाली क्लास में लगा दिया, वहाँ पर भी सेम काम करेगा। वहाँ जैसे गाना इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरे पहले वाली जगह बहुत बढ़िया थी, इन्होंने मेरे को क्यों लाया, अब मैं उधर गर्म हवा छोड़ूंगा, इधर मैं ठंडा ठंडा हो रहा था, उधर मैं गरम गरम करूंगा। होता है क्या? नहीं। अरे मतलब माहौल बनाएगा, वैसा माहौल बनाएगा। तो यहां पर भी सेम काम कर रहा है, वहां पर भी सेम काम करेगा, तो इसके नेचर में बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं आया। जैसे यहां पे फंक्शन कर रहा था वैसे सामने भी फंक्शन कर रहा है, मतलब इसकी जगह मूव करने के बाद भी उसका नेचर सेम है, तो प्रॉपर्टी कौन सी? मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, अब समझना, एक मशीन है, क्या है? मशीन, बहुत बड़ी मशीन है, ये रूम के बराबर 2000 स्क्वायर फीट की मशीन है। अब आपने क्या किया, इस मशीन को आपने खरीदा, ओके, लेट्स से मशीन थी दिल्ली में, आप इसे खरीद के लाए पुणे, तो ये मशीन आई दिल्ली से पुणे, है ना। अब जब दिल्ली से पुणे आई तो प्रॉपर्टी का नेचर क्या है?
मूवेबल इमूवेबल? मूवेबल प्रॉपर्टी। क्यों? दिल्ली से पुणे आई, मूवेबल प्रॉपर्टी। पुणे में आपने क्या किया, उसको इस रूम में लेकर आए और आपने इस मशीन को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। क्या कर दिया? इंस्टॉल। हेवी मशीन थी, बड़ी मशीन थी, तो जो इंजीनियर था उसने बोला कि जब आप इसको इंस्टॉल करते हो तो इसे 10 फीट ज़मीन के अंदर इंस्टॉल करना। तो आपने 10 फीट बड़ा होल डिग किया और उस मशीन को उसके अंदर फिट कर दिया और उसको चारों साइड से कवर कर दिया। अब वो मशीन वहाँ पर फिक्स हो गई, राइट। और इस तरीके से फिक्स हुई है कि अब अगर आप इस मशीन को यहाँ से निकालने की कोशिश करो और अगर आप इसको बोलो कि इसको मैं किसी दूसरी जगह पर लगा दूँ तो मशीन तबाह हो जाएगी, टूट जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। अब जब प्रॉपर्टी दिल्ली से पुणे आई तो आपने क्या बताया, प्रॉपर्टी कौन सी है? मूवेबल प्रॉपर्टी। आपने उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब अगर आपने उसको अनफिक्स करने की कोशिश की, मतलब वहां से निकालने की कोशिश की, और अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको मैं कहीं और लगा दूं तो उसकी यूज में इफेक्ट आ जाएगा, उसकी क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर में डिफरेंस आ जाएगा, या उसमें कोई डिफेक्ट आ जाएगा जिसकी वजह से हो सकता है कि मशीन चलना बंद कर दे, राइट। प्रॉपर्टी का नेचर क्या है? इमूवेबल है। क्यों? अगर आपने उसको मूव किया तो उसके नेचर में, उसके फंक्शन में और उसके यूज में डिफरेंस है, राइट। मतलब ये प्रॉपर्टी बेस्ट तब थी जब वो उसकी ओरिजिनल जगह पर है। अगर आपने उसकी जगह चेंज की तो उस प्रॉपर्टी का यूज, उसका नेचर चेंज हो जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी बेस्ट फिट कब थी? अपनी पुरानी जगह पर। आप उसको मूव नहीं कर सकते हो। क्यों? अगर आपने उसको मूव किया तो उसका नेचर बदल जाएगा, जो आपका इंटेंशन था ही नहीं। इसकी वजह से वो प्रॉपर्टी कौन सी है? इमूवेबल है। वो मशीन आफ्टर इट इज इंस्टॉल्ड इट बिकम्स इमूवेबल। जब वो दिल्ली से पुणे आई तब तक कौन सी प्रॉपर्टी थी? मूवेबल, क्योंकि दिल्ली में जैसे फंक्शन कर रही थी वैसे ही पुणे में आने की फंक्शन कर रही थी। लेकिन जहां पर आपने उसको इंस्टॉल कर दिया, आपने उसको डिग किया, फिट कर दिया, और इस तरीके से फिट किया कि अगर आपने इसको बाहर निकालने की कोशिश की तो प्रॉपर्टी का यूज खत्म हो जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी का नेचर क्या है? इमूवेबल है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ना, जस्ट बिकॉज कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, आपने बोला मूवेबल है। जो चीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती आपने बोला इमूवेबल है, वैसा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या आपको चेक करना है? उसका यूज, कि जब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए तो उसका नेचर, उसका बिहेवियरल पैटर्न बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। अगर बदल रहा है तो इमूवेबल, अगर नहीं बदल रहा है, सेम फंक्शन कर रही है, सेम परफॉर्म कर रही है, तो प्रॉपर्टी का नेचर क्या? मूवेबल है। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? एवरीवन, ट्री मूवेबल है, इमूवेबल है? ट्री मूवेबल है, इमूवेबल है? पार्टली मूवेबल, पार्टली इमूवेबल। अच्छा, ऊपर से कट कर दिया और लकड़ी को कहीं और लेके चले गए तो मूवेबल है, अगर उसके रूट्स निकाले तो इमूवेबल है। देखो ट्री का क्या है, बहुत बार हम लोग करते हैं इनफैक्ट ये, जैसे मान लीजिए कोई रोड का काम चल रहा है, आपको रोड एक्सपैंड करनी है, एक पेड़ बीच में आ रहा है, तो कॉर्पोरेशन क्या करता है? दे डिग आउट दैट ट्री फ्रॉम देयर, रूट्स के साथ उसको बाहर निकालता है, और सेम ट्री को कहीं और दूर, कहीं जंगल वंगल में जाके ये लोग वापस से उसको क्या करते हैं? रीप्लांट कर देते हैं, राइट। उसकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसकी लाइफ खत्म हो जाए, मतलब वो पेड़ कब तक बेस्ट था? जब तक वो अपनी पुरानी जगह पर था, इमूवेबल। अगर उसकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी फल देती थी, अभी भी फल देती है, पहले फल देती थी, अब लकड़ी बन गई, तो प्रॉपर्टी कौन सी थी? इमूवेबल। अगर उसके नेचर में कोई चेंज आया तो इमूवेबल, अगर नेचर में कोई चेंज नहीं आया तो मूवेबल प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है एवरीवन? कोई कंफ्यूजन किसी को भी? वॉल मूवेबल है, इमूवेबल है? मूवेबल है, इमूवेबल है? इमूवेबल है। क्यों? इसको निकाल नहीं सकता मैं यहाँ से? हाँ, ऐसी ऐसी मशीन है ना कि इसको मैं बराबर चारों कॉर्नर से एकदम परफेक्टली एज आउट करूंगा, कट करूंगा, और उसको सेम, अगर इतने डिमेंशन कहीं और मुझे फिट करना है तो सेम ऐसी ऐसी जहां के मैं कहीं और इसको फिट कर सकता हूं। पॉसिबल है, आप निकाल सकते हो, लेकिन जितनी एक्यूरेसी और जितने परफेक्शन के साथ ये यहां पर फिटेड है, इतने ही परफेक्शन के साथ कहीं और फिट हो सकती है क्या? नहीं। जब आप इसे ब्रेक करोगे कहीं ना कहीं से टूटेगा, फूटेगा, डैमेज होगा, राइट। डैमेज हुआ मतलब इसका बेस्ट फिट, बेस्ट यूज कब था? जब ये अपनी एग्जिस्टिंग जगह पे थी। इसकी वजह से इसका नेचर क्या है? इमूवेबल है। समझ में आ रहा है? मतलब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, ये आइडेंटिफाइबल फैक्टर नहीं है। ये नहीं डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी मूवेबल है, इमूवेबल है। क्या डिसाइड करता है? उसका नेचर। अगर उसके यूज में, उसके नेचर में कोई चेंज आता है तो प्रॉपर्टी इमूवेबल है, अगर उसके नेचर में कोई चेंज नहीं आता तो प्रॉपर्टी कौन सी है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब सी, दो एक्ट्स, पहला सेल ऑफ गुड्स एक्ट और दूसरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टोपा, है ना। जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं उन सब के ट्रांसफर्स कहां पर लिखे हैं? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किससे डील करता है? डील्स विद ऑल द काइंड्स ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ
इमूवेबल प्रॉपर्टीज. सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बेसिकली किससे डील करता है? डील्स विद ट्रांसफर ऑफ एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. और उस डेफिनेशन को थोड़ा सा इन्होंने और एक्सपेंड कर दिया और एक और वर्ड इंक्लूड कर दिया विच इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गुड्स. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. टोपा इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. So movable property, sale of goods act. Immovable property, transfer of property act. Done. ये बात क्लियर है सबको? चलो. हाँ, सो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सी प्रॉपर्टी मूवेबल है, कौन सी इमूवेबल है? नेचर. अगर उसके नेचर में कोई चेंज आ रहा है तो प्रॉपर्टी इमूवेबल. सेम है तो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी. चलो. अच्छा, जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी बाय सेल करनी है तो उसके कुछ बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्स हैं कि कब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को हम लोग वैलिड मानते हैं कि आपने गुड्स किसी दूसरी पार्टी को सेल कर दिया है ना. सो ये दो पार्टीज आपकी, ये ए बी है ना. ये ए को कुछ बेचना है. क्या बेचना है? सपोज उसको अपना चश्मा बेचना है ना. अच्छा, तो ए ने बी को बोला कि भाई मेरे को मेरा चश्मा बेचना है. बी ने बोला हाँ मेरे को तेरा चश्मा बड़ा पसंद है. ए ने बोला कि यार चश्मा तो मैं दे दूंगा लेकिन इसके अगेंस्ट तेरे को मेरे को 1000 रुपये देने पड़ेंगे. बी ने बोला ले ले भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे को 1000 रुपये देता हूँ. तो ए बी को क्या दे रहा है? चश्मा दे रहा है. बी ए को क्या दे रहा है? 1000 रुपये दे रहा है. राइट. अच्छा, अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको देखनी. सबसे पहले जब भी आप ऐसे कोई सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, राइट, तो कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए. एक पार्टी अपने आप के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कि सुबह सुबह आपको भूख लग रही है, आप ब्रेड खरीदने गए, आपके फ्रिज में ब्रेड रखी हुई है, आप फ्रिज के पास गए, आपने ब्रेड निकाली, उसको बोला ला 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 मैं तेरे से ब्रेड खरीदता हूँ. आपने फ्रिज से ब्रेड निकाली, फ्रिज को आपने 20 रुपये दे दिए, ले 20 रुपये की ब्रेड. कर सकते हो? नहीं कर सकते. ऐसा खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो. आज मैं तेरा मेकअप करता हूँ, कांच में गए, खड़े हो गए, मेकअप के लिए तेरे को 100 रुपये देने पड़ेंगे. आपने कांच को बोला ले 100 रुपये ले ले और तू मेरा मेकअप कर दे, और कांच में देख के खुद का मेकअप कर. पॉसिबल है? नहीं. सिंगल पार्टी कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? नहीं. जब भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे कम से कम एटलीस्ट कितनी पार्टीज होनी चाहिए? दो पार्टीज. राइट. सो फर्स्ट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज. बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. बायलैटरल मतलब 2 पार्टीज. राइट. अच्छा, दूसरा किस चीज का सेल है? गुड्स. कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए. राइट. सो सेकंड देयर मस्ट बी सम सब्जेक्ट मैटर गुड्स. राइट. मैं तेरे को बेचूंगा, क्या वो नहीं पता, कुछ तो बेचूंगा. पॉसिबल? कैसे पॉसिबल हो? तू बता ना क्या बेचेगा. मेरे को पता हो मेरे को क्या खरीदना है. तो देयर हैज टू बी अ सब्जेक्ट मैटर. फ्री में नहीं. फ्री में होता है तो क्या बोलते हैं? गिफ्ट. फ्री में हो गया तो क्या? गिफ्ट. नहीं, गिफ्ट. अच्छा, सो देयर शुड ऑलवेज बी कंसिडरेशन. कंसिडरेशन हमेशा किस टर्म्स में होना चाहिए? इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना. वो प्यार मोहब्बत में दिया गया गिफ्ट इन काइंड, हम लोग उसको कभी भी कंसिडरेशन नहीं मानते. ऐसा तूने मेरे को चश्मा दिया, ले 2 पप्पिया तेरे सुंदर नैनो पे, कोई काम की नहीं. राइट. तो चीज पैसे में खरीदी, तो जब बेच रहे हो आप उसको पैसे में बेचोगे. इमोशनल कंसिडरेशन लॉ में उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है ना. मैं तेरा हाथ पकड़ के जीवन भर तेरा साथ दूंगा, नहीं चाहिए. छोड़ दे हाथ, मेरे को मेरे पैसे दे दे भाई. तो अगर आपने कोई गुड्स दिया तो उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन आपको किस टर्म्स में मिलना चाहिए? मनी के टर्म्स में. हाँ. अच्छा, अब जब आप कोई गुड्स बेचते हो तो पोजेशन देते हो दूसरी पार्टी को. पोजेशन ट्रांसफर करोगे ना. तो ऑब्वियसली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन टेक्स प्लेस. आपने चश्मा उसको बेचा, ये देख चश्मा, उसने पहन के देखा बहुत मस्त लग रहा है, उसने आपको 1000 रुपये दिए, 500 के 2 नोट. आपने फिर चश्मा निकाला कि मैंने तो तेरे को चश्मा बेचा, आज की ओनरशिप तेरी लेकिन रहेगा मेरे पास. चलता है? क्या कर रहे, मजाक कर रहे? नहीं ना. तो अगर मैंने तेरे को 1000 रुपये दिए हैं तो ऑब्वियसली चश्मा तो मैं मेरे पास रखूंगा ना. तो पोजेशन ट्रांसफर करते हो क्या? यस. ओनरशिप भी ट्रांसफर करते हो. हाँ, ओनरशिप भी ट्रांसफर करना. ओनरशिप आपने चश्मा खरीदा, उसको नीचे रखा, 3-4 लात मारी, जोर से चश्मा तोड़ दिया. बोले क्या किया, पागल आदमी. कर सकता है क्या? अगर ओनरशिप ट्रांसफर, उसको जो करना है करने दो. उसको जलाना है, आपको 1000 रुपये मिल गए ना, अब चुप रहो. नहीं तूने मेरा चश्मा 1000 रुपये और दे, मेरे को वही चश्मा वापस चाहिए. काहे को दिया ना तेरे को पैसा, मुंह बंद रख. मैं जो करना चाहूँ कर सकता हूँ. मतलब एक बार आपने वो गुड्स खरीद लिए, उसके बाद उसकी लॉफुल ओनरशिप, उसका यूज राइट कौन डिटरमिन करता है? बायर. कौन डिसाइड करेगा? बायर, जिसने वो गुड्स खरीदे आपसे. आ रहा है सबको समझ में? अच्छा, और ठीक है, ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट. ये खैर कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे हम लोग कि क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, बट बेसिक दोनों पार्टीज माइनर नहीं होनी चाहिए. मतलब बोथ ऑफ देम शुड बी मेजर्स. मेजर्स कौन होते हैं?
18 साल, शुड बी कम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड, ल्यूनेटिक्स, पागल नहीं होने चाहिए. दोनों को समझ में नहीं आता. अब दो पागलों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा आप इमेजिन कर सकते हो, है ना. तो हाँ, एक बोलता है मैं ताजमहल खरीदूँ, दूसरा बोलता है मैं तेरे को उसके बदले रेड फोर्ट दूंगा. अरे कैसे पॉसिबल है. तो ल्यूनेटिक्स नहीं होनी चाहिए, पागल नहीं होनी चाहिए. एंड थर्ड, दे शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. मतलब कोई लीगल डिसेबिलिटी दोनों के अगेंस्ट नहीं है. जेल में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं जो भी ऐसे बिहाइंड द बार्स वाले केसेस होते हैं. तो 3 चीज़ें. पहला, यू शुड नॉट बी अ माइनर. सेकंड, यू शुड नॉट बी अ ल्यूनेटिक, पगला नहीं होना चाहिए. और थर्ड, यू शुड बी कम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ये कुछ वैलिड एसेंशियल्स है अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है. तो जब भी कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये सारी की सारी चीज़ें, सारी कंडीशंस आपने फुलफिल करनी है. सबसे पहले क्या, कितनी पार्टीज होनी चाहिए? 2. देयर शुड बी अ सब्जेक्ट मैटर, क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन किस टर्म्स में होना चाहिए. आर यू रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर पोजेशन, आर यू रिक्वायर्ड ट्रांसफर ओनरशिप. दोनों पार्टीज शुड बी कम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तभी एक वैलिड सेल कॉन्ट्रैक्ट आप बना सकते हो. कोई कंफ्यूजन, एनीवन? डन. आगे पढ़ाने नहीं दोगे आप? हो दिया. बहुत बहुत धन्यवाद.